नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, भारत के भूगर्भिक इतिहास की गहराइयों में। सोचिए, हमारे पहाड़, मैदान, खनिज, ये सब कैसे बने? अरबों साल की कहानी है ये। और इसे समझने के लिए हमारे पास हैं सुदर्शन गुर्जर के नोट्स, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी जीटीएस पर फोकस करते हैं। नमस्कार। तो हमारा मकसद है ये समझना कि पृथ्वी के इस लंबे उथल-पुथल भरे इतिहास ने आज के भारत को कैसे गढ़ा। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं, ये भारत की बुनियाद की कहानी है। तो शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जीटीएस को समझना एक तरह से भारत के भूगोल की पहेली को सुलझाने जैसा है। ये हमें सिर्फ क्या नहीं बताता, बल्कि क्यों और कैसे समझाता है। मतलब, आज जो लैंडस्केप हम देखते हैं, वो ऐसा क्यों है, ये जीटीएस बताता है। हाँ, और नोट्स भी शुरू में ही कहते हैं कि जीटीएस क्यों जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिहाज से। लेकिन ये सिर्फ तारीखें याद करना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक हिस्सा है। हम्म, असल चीज है कनेक्शन बनाना। जैसे नोट साफ बताते हैं, आज जो हम ये ऊंचे ऊंचे हिमालय देखते हैं, हाँ, भूगर्भीय नजरिए से ये काफी नए हैं। ये बने हैं सेनेजोइक युग में, उसके टर्शरी पीरियड में, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अच्छा, एक जबरदस्त टक्कर थी वो। अच्छा। मतलब पृथ्वी के इतिहास के हिसाब से ये हाल की घटना है। और वो दक्कन का पठार, वो तो बहुत पुराना लगता है। हाँ, उसकी कहानी एकदम अलग है। दक्कन का पठार बना मेसोजोइक युग के आखिर में, मतलब क्रिटेशियस पीरियड में। हाँ, तब क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे, दरारों से लावा निकलता रहा, फैलता रहा, जमता रहा, लाखों साल तक। बाप रे। तो एक तरफ टक्कर से पहाड़ बन रहे हैं, दूसरी तरफ लावा से पठार। बिल्कुल। और फिर आते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान। हाँ, उनका नंबर कब आया? वो तो समझिए सबसे नए में। जब हिमालय खड़े हो गए तो उनसे नदियां निकलीं, और वो नदियां करोड़ों साल तक अपने साथ मिट्टी, गाद, ये सब बहाकर लाती रहीं और जमा करती रहीं। ये हुआ सीनोजोइक युग के सबसे ताज़ा पीरियड, क्वाटरनरी में। तो देखिए, भारत की 3 मुख्य आकृतियां तीनों अलग-अलग टाइम जोन की देन है। ये तो कमाल है, हर चीज का एक सही वक्त था। जी। और इसका सीधा असर हमारे हमारे आज के संसाधनों और पर्यावरण पर भी पड़ता होगा। अरे बिल्कुल पड़ता है। कहाँ कोयला मिलेगा, कहाँ तेल, कहाँ लोहा, ये सब इसी भूगर्भीय इतिहास में छुपा है। जैसे भारत का ज्यादातर कोयला वो गोंडवाना काल की चट्टानों में मिलता है, और गोंडवाना काल मेसोजोइक युग का हिस्सा है। अच्छा। पेट्रोलियम और गैस वो अक्सर टर्शरी युग की चट्टानों में मिलते हैं। तो ये जीटीएस सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या कहाँ है, बल्कि ये भी कि पहले जलवायु कैसी थी, जैसे आइस एज कब आए, जीवन कैसे विकसित हुआ, और आज भी जो भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं, सब जुड़ा हुआ है। नोट्स में एक क्रम बताया गया है: इयॉन, एरा, पीरियड और एज। हाँ ये थोड़ा थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लग सकता है। पर इसे यूं समझिए कि पृथ्वी का पूरा 4.6 अरब साल का इतिहास एक बहुत मोटी किताब है। इयॉन उस किताब की सबसे बड़े चैप्टर है। फिर हर चैप्टर को एरा यानी युगों में बांटा गया है। एरा के अंदर कई पीरियड यानी कल्प होते हैं, और पीरियड के अंदर और छोटे हिस्से एपॉक और एज। ये बस वैज्ञानिकों का तरीका है इतनी लंबी कहानी को तरतीब देने का। अच्छा, तो ये सबसे बड़े चैप्टर्स इयॉन कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से 4 है। सबसे पहला हेडियन, जब पृथ्वी बस बन ही रही थी, एक आग का गोला। फिर आया आर्कियन। इसी आर्कियन में जीवन के पहले निशान मिले, बहुत सरल कोशिकाएं। और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो ठंडी होकर जमने लगी। उसके बाद आया प्रोटेरोजोइक। इसमें ऑक्सीजन बढ़ी और जीवन थोड़ा जटिल हुआ, मल्टीसेल्युलर जीव बने। और सबसे आखिरी वाला जिसमें हम हैं, वो है फेनेरोजोइक इयॉन। ये करीब 54 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। इसी में जीवन का असल धमाका हुआ। पेड़ पौधे, जानवर, डायनासोर्स, इंसान सब इसी इयॉन में आए। हमारी ज्यादातर भूगर्भीय जानकारी इसी से जुड़ी है। और इसी फेनेरोजोइक को 3 एरा या युगों में बांटा गया है। नोट्स कहते हैं ये परीक्षाओं के लिए जरूरी है। हाँ, ये 3 एरा बहुत जरूरी हैं। पहला है पैलियोजोइक, मतलब पुराना जीवन। इसे समुद्री जीवन का युग भी कहते हैं। तब समुद्रों में जीवन खूब फल फूल रहा था, मछलियां, शुरुआती पौधे, ये सब। और डायनासोर वो कब आए? डायनासोर आए दूसरे एरा में, मेसोजोइक, यानी बीच का जीवन। इसे ही डायनासोर का युग कहते हैं। इसी युग में वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया,
वो टूटना शुरू हुआ। आज के महाद्वीप बनने लगे। अच्छा, और तीसरा युग? तीसरा है सीनोजोइक, मतलब नया जीवन। ये स्तनधारियों का युग है। डायनासोर खत्म हुए तो मैमल्स का विकास तेजी से हुआ और इसी के आखिर में इंसान आए। नोट्स में एक चार्ट भी है जो दिखाता है कि किस एरा में कौन से पीरियड आते हैं, जैसे पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन कार्बोनिफेरस और सेनोजोइक में टर्शियरी क्वाटरनरी। हाँ, वो चार्ट काफी मददगार है। नोट्स में एक फ्लो चार्ट भी है जो इन टाइमलाइंस को सीधा भारत की घटनाओं और चट्टानों से जोड़ता है। ये तो रिवीजन के लिए बढ़िया है। हाँ, वो फ्लो चार्ट एक तरह से पूरी कहानी का सार है। देखिए, सबसे पुराना दौर प्री कैम्ब्रियन यानी आर्कियान और प्रोटेरोजोइक। इसमें भारत की नींव पड़ी, अरावली जैसी पुरानी पहाड़ियां बनी। ठीक। फिर पैलियोजोइक, इसी में कार्बोनिफेरस पीरियड आया जब दुनिया में खूब कोयला बना। पर भारत का ज्यादातर कोयला इस वक्त का नहीं है। अच्छा, तो भारत का कोयला कब बना? वो बना मीजोजोइक में। ये भारत के लिए बड़ा उथल-पुथल वाला टाइम था। गोंडवाना लैंड टूटा, भारत खिसककर उत्तर की तरफ आया और इसी दौरान बना भारत का मुख्य कोयला गोंडवाना कोयला, जो बिट्यूमिनस टाइप का है। आज हमारी इंडस्ट्री इसी पर चलती है। और इसी मीजोजोइक के अंत में क्रिटेशियस में वो दक्कन ट्रैप वाले ज्वालामुखी फटे। यानी कोयला और ज्वालामुखी दोनों मीजोजोइक। हाँ, और फिर आया सेनोजोइक। इसके टॉर्शरी पीरियड में प्लेटें टकराईं और हिमालय खड़े हो गए। इसी समय कुछ लिग्नाइट कोयला भी बना और पेट्रोलियम भी जमा हुआ। और सबसे नया क्वाटरनरी पीरियड, इसमें हिमालय से नदियां मिट्टी लाईं और उत्तरी मैदान बन गए। कुछ पीट कोयला भी बना। वाह, ये फ्लो चार्ट तो सच में पूरी कहानी जोड़ देता है। अब जब टाइमलाइन समझ आ गई है तो भारत की चट्टानों को देखते हैं। नोट्स में सर थॉमस हेनरी हॉलैंड के वर्गीकरण का जिक्र है। ये जरूरी क्यों है? ये वर्गीकरण आप कह सकते हैं भारत के भूविज्ञान को समझने का स्टैंडर्ड तरीका है, खासकर परीक्षाओं के लिए। भारत में इतनी अलग अलग तरह की चट्टानें हैं, ये वर्गीकरण उन्हें उनके बनने के समय के हिसाब से क्रम में लगाता है। और इन्हीं चट्टानों से पता चलता है कि कहाँ खनिज मिलेंगे, मिट्टी कैसी होगी, जमीन कैसी दिखेगी। तो हॉलैंड ने कितनी प्रणालियां बताईं? उन्होंने 4 मुख्य प्रणालियां बताईं। अगर हम समय के हिसाब से चलें, सबसे पुरानी से नई की तरफ, तो एक आर्कियन चट्टान प्रणाली, ये प्री कैम्ब्रियन है, भारत की बिल्कुल बुनियाद। 2 पुराण चट्टान प्रणाली, ये भी प्री कैम्ब्रियन है, जो आर्कियन के ऊपर जमा हुई। 3 द्रविडियन चट्टान प्रणाली, ये पैलियोजोइक एरा की हैं, ये भारत में कम मिलती हैं। 4 और सबसे नई आर्यन चट्टान प्रणाली, ये मेसोजोइक और सिनोजोइक दोनों को कवर करती है। इसमें ही बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। चलिए सबसे पुरानी से शुरू करते हैं, आर्कियन चट्टान प्रणाली। इन्हें भारत की नींव कहा गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सचमुच भारत की जमीनी बुनियाद है, बेसमेंट है। ये पृथ्वी पर बनने वाली शुरुआती चट्टानों में से हैं, 2.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी। प्रायद्वीपीय भारत का करीब 2/3 हिस्सा इन्हीं पर टिका है, बाकी सब कुछ इनके ऊपर बना है। और इनकी सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात, इनमें जीवाश्म फॉसिल्स नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये बनी तब या तो जीवन शुरू ही नहीं हुआ था, या फिर इतना साधारण था कि उसके कोई निशान पत्थर में बच नहीं पाए। अच्छा। और ये दिखती कैसी हैं, मतलब किस तरह की चट्टानें हैं ये ज्यादातर कायांतरित चट्टानें हैं, मतलब गर्मी और दबाव से इनका रूप बदल गया है। जैसे नाइस होती है जिसमें धारियां दिखती हैं, और शिस्ट होती है जो परतों में टूटती है। इनमें क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक, माइका जैसे खनिज खूब मिलते हैं। और मिलती कहाँ कहाँ है ये, और आज क्या काम आती है? ये आपको अरावली में मिलेंगी, छोटा नागपुर पठार में, और पूरे दक्षिण भारत में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह आज भी जरूरी है। इन्हीं से हमें ग्रेनाइट मिलता है जो घरों में लगता है, अभ्रक मिलता है, बिजली के सामान में इस्तेमाल होता है, फेल्डस्पार मिलता है, सिरेमिक इंडस्ट्री में काम आता है। आर्कियन के बाद अगली थी धारवाड़ और पुराण। धारवाड़ प्रणाली की क्या खासियत है? इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले से है। हाँ बिल्कुल। धारवाड़ प्रणाली वैसे तो आर्कियन काल की ही है, पर यह भारत की सबसे पुरानी कायांतरित अवसावी चट्टानें हैं। कायांतरित अवसादी मतलब ये कि पहले जो आर्कियन चट्टानें थीं, वो टूटी फूटी, उनका मलबा जमा हुआ, ये हुआ अवसादन। हाँ। और फिर बाद में वो जमा हुआ मलबा भी गर्मी और दबाव से बदल गया, कायांतरित हो गया। और नोट्स कहते हैं कि ये आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्यों? बहुत ज्यादा। आप इन्हें भारत की असली मिनरल बेल्ट कह सकते हैं। भारत के लगभग सभी जरूरी धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स, इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं। सबसे बढ़िया लौह अयस्क, सोना, कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स का नाम सुना होगा, वो इन्हीं में है। मैंगनीज, तांबा, सीसा, जिंक, सब कुछ। अरे वाह। अरावली, छोटा नागपुर का सिंघभूम बेल्ट, कर्नाटक का धारवाड़ शिमोगा बेल्ट, ये सब धारवाड़ चट्टानों के इलाके हैं, खनिजों से भरे हुए। तो भारत की ज्यादातर धातु संपदा इन्हीं पुरानी चट्टानों की देन है? अब पुराण चट्टान प्रणाली, हाँ। पुराण प्रणाली धारवाड़ के बाद बनी प्रोटेरोजोइक इयॉन में। ये ज्यादातर अवसादी चट्टानें हैं जो उस समय के समुद्रों या घाटियों में जमा हुई। इसके दो मुख्य भाग हैं, एक कुडप्पा प्रणाली, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर, और दूसरी विंध्यन प्रणाली, विंध्य पहाड़ों के नाम पर। इनमें क्या खास मिलता है? कुडप्पा चट्टानों में मुख्य रूप से सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर, लाइमस्टोन मिलता है, थोड़ा बहुत लोहा, तांबा वगैरह भी। लेकिन विंध्यन प्रणाली ज्यादा मशहूर है। एक तो ये बहुत बड़े इलाके में फैली है, मध्य भारत में, और दूसरी ये दो चीजों के लिए जानी जाती है। क्या? पहला, हीरे। मध्य प्रदेश का जो पन्ना है जहां हीरे मिलते हैं, वो विंध्यन चट्टानों का हिस्सा है। अच्छा, हीरे भी। हाँ, और दूसरा शानदार बिल्डिंग स्टोन्स, लाल किला, आगरा का किला, सांची के स्तूप, ये सब जिन खूबसूरत लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने हैं, वो विंध्यन प्रणाली से ही निकले हैं। कमाल है, मतलब हमारी ऐतिहासिक इमारतें भी जमीन के नीचे की कहानी से जुड़ी हैं। अब आते हैं अगली दो पर, द्रविडियन और आर्यन। द्रविडियन प्रणाली के बारे में क्या पता चलता है? द्रविडियन चट्टानें पैलियोजोइक एरा की हैं। अब ये वाली चट्टानें भारत में बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं है, खासकर प्रायद्वीपीय भारत में तो लगभग मिलती ही नहीं, ज्यादातर हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं। वैसे दुनिया भर में देखें तो इसी पैलियोजोइक एरा का जो कार्बोनिफेरस पीरियड था, उसे कोयले का युग कहते हैं। लेकिन आपने तो कहा था भारत का कोयला अलग है। हाँ, भारत का जो मुख्य कोयला है गोंडवाना वाला, वो बाद में बना। लेकिन द्रविडियन काल का थोड़ा सा बहुत अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर के पास मिलता है, पर मात्रा बहुत कम है, तो भारत के लिए द्रविडियन प्रणाली उतनी अहम नहीं है। ठीक है। और फिर सबसे नई आर्यन चट्टान प्रणाली, हाँ, ये कब से कब तक? आर्यन प्रणाली सबसे नई भी है और सबसे लंबी चलने वाली भी। ये मेसोजोइक और सेनोजोइक दोनों युगों को कवर करती है, मतलब करीब पिछले 25 करोड़ साल से लेकर आज तक। और इसी दौरान भारत के नक्शे पर सबसे बड़े, सबसे नाटकीय बदलाव हुए। गोंडवाना लैंड टूटा, भारत उत्तर की तरफ भागा, डेक्कन ट्रैप बना, और सबसे बड़ा ड्रामा हिमालय का उठना। जाहिर है ये आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एनर्जी रिसोर्स के लिए। आर्यन प्रणाली के दो सबसे अहम हिस्से बताए गए हैं, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। गोंडवाना का नाम आते ही तो बस कोयला ही याद आता है। बिल्कुल सही। गोंडवाना चट्टान प्रणाली, जो आर्यन का ही हिस्सा है, वो भारत की एनर्जी की रीढ़ है। ये ज्यादातर नदी घाटियों में जमा हुई अवसादी चट्टानें हैं, और इनमें भारत का 98% से ज्यादा कोयला मिलता है। 98%? हाँ, ये ज्यादातर बिटुमिनस कोयला है, जो पावर प्लांट और स्टील इंडस्ट्री में खूब इस्तेमाल होता है। झारखंड का झारिया, बोकारो, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, उड़ीसा का तालचर, ये सारे बड़े कोयला क्षेत्र गोंडवाना प्रणाली में ही है। सोचिए, करोड़ों साल पहले दबे पेड़ पौधे आज हमारे बल्ब जला रहे हैं। वाकई ये तो जबरदस्त कनेक्शन है। और दक्कन ट्रैप, वो एकदम अलग चीज लगती है। हाँ, वो बिल्कुल अलग कहानी है। दक्कन ट्रैप पश्चिमी और मध्य भारत में फैला एक बहुत बड़ा इलाका है, जो आग्नेय यानी ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। मीजोजोइक युग के अंत में, क्रिटेशियस पीरियड में, जमीन में दरारें पड़ गईं और उन दरारों से लावा बहना शुरू हुआ। धीरे धीरे पर लगातार लाखों साल तक वो लावा फैलता गया, ठंडा होता गया, परत दर परत जमता गया। और इसका नतीजा, आज क्या महत्व है इसका? नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा इलाका गहरे रंग की सख्त बेसाल्ट चट्टानों से ढक गया। आज इसका महत्व कई तरह से है। एक तो इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से वो बेहद उपजाऊ काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी बनी है। कपास के लिए सबसे अच्छी, गन्ना, मूंगफली भी खूब होती है। हाँ, काली मिट्टी तो मशहूर है। दूसरा, इन चट्टानों में बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, लौह अयस्क जैसे खनिज भी मिलते हैं। और तीसरा, बेसाल्ट की परतों में पानी जमा हो जाता है, तो ये अच्छे जलभृत एक्विफर्स का काम करती हैं, जमीन के नीचे पानी का भंडार।
जरा सोचिए, वो लाखों साल पहले का ज्वालामुखी आज खेती और पानी दे रहा है। गजब। अब आर्यन प्रणाली के सबसे नए हिस्सों पर आते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी की सबसे बड़ी घटना तो हिमालय का बनना थी, है ना? हाँ, टर्शरी पीरियड, जो सेनोजोइक एरा का हिस्सा है, की पहचान ही हिमालयन ओरोजिनी है, यानी हिमालय का बनना, वही भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। ये टक्कर धीरे धीरे हुई, कई फेज में। पहले महान हिमालय बने, फिर लघु हिमालय, फिर सबसे बाहर शिवालिक। करोड़ों साल लगे इसमें। और इस टक्कर का, इस उथल-पुथल का आर्थिक नतीजा क्या निकला, खासकर तेल गैस के मामले में? हाँ, जब ये टक्कर हुई तो दबाव से कई जगह बेसिन बन गए, खासकर हिमालय के किनारों पर और समुद्र के पास। इन्हीं बेसिन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस फंसकर जमा हो गए। आज भारत के जो मुख्य तेल और गैस क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई हाई, असम अराकान बेल्ट, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वो सब इन्हीं टर्शरी चट्टानों में है। अच्छा। और हाँ, इसी दौरान लिग्नाइट यानी भूरा कोयला भी बना। ये तमिलनाडु के नेवेली में और राजस्थान में मिलता है। और सबसे आखिर में सबसे नई प्रणाली क्वाटरनरी, ये तो अभी चली रही है। हाँ, क्वाटरनरी पीरियड भूगर्भीय कैलेंडर का बिल्कुल ताज़ा पन्ना है। करीब 18-20 लाख साल पहले शुरू हुआ और आज तक जारी है। इसमें प्लाइस्टोसीन युग आता है, जब कई बार बर्फीले युग आए और गए, और अब हम होलोसीन युग में हैं। इसमें क्या बना, चट्टानें तो कम ही होंगी। सही कहा। इसमें सख्त चट्टानों के बजाय ज्यादातर असंगठित तलछट, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, मतलब लूज मटेरियल, रेत, मिट्टी, गाद, बजरी। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर भारत का विशाल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पूरा का पूरा मैदान हिमालय से निकली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से पटा पड़ा है। लाखों साल का जमाव है ये। इसी तरह थार का मरुस्थल हवा से उड़ाई गई रेत से बना है। हमारे जो तटीय मैदान है, डेल्टा है, वो नदियों और समुद्र के जमाव से बने हैं। और इन मैदानों को तो भारत का अन्न भंडार कहते हैं। इनका आर्थिक महत्व क्या है? लोगों का पेट भरता है इससे। और क्योंकि ये मिट्टी ढीली है तो पानी खूब सोखती है, इसलिए ये बेहतरीन भूमिगत जलभृत भी हैं। पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है, और साथ ही घर बनाने, सड़क बनाने के लिए रेत और बजरी भी इन्हीं मैदानों और नदी घाटियों से मिलती है। अरे हाँ, कश्मीर घाटी की जो मशहूर करेवा मिट्टी है, जिसमें केसर होता है, वो भी इसी क्वाटरनरी काल की देन है। अच्छा, करेवा भी इसी में? हाँ। नोट्स के आखिर में रिवीजन के लिए नक्शा और पिछले सालों के प्रश्न PYQs भी दिए हैं। ये दिखाता है कि ये सब जानना कितना जरूरी है। हाँ, वो नक्शा बहुत काम का है। उससे आप देख सकते हैं कि कौन सी चट्टान प्रणाली, जैसे गोंडवाना है या दक्कन ट्रैप, भारत के किस हिस्से में फैली है। और PYQs देखने से पता चलता है कि एग्जाम में बार बार क्या पूछते हैं, जैसे भारत कैसे उत्तर की ओर खिसका, गोंडवाना लैंड से इसका क्या कनेक्शन था, दक्कन ट्रैप कब बना, क्रिटेशियस में, चट्टानों का सही क्रम क्या है, शिवालिक कब बने, सेनोजोइक में। ये सब समझने के लिए GTS और चट्टान प्रणालियों को जानना ही पड़ेगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से, इस गहरी पड़ताल से सबसे बड़ी बात क्या निकलती है, अगर एक लाइन में कहना हो तो? एक लाइन में शायद यही कि भारत का आज का जो चेहरा है, इसके पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, खनिज, ये सब कुछ अरबों सालों के एक लंबे, लगातार चलने वाले भूगर्भीय नाटक का नतीजा है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, ये पत्थरों में लिखी एक महागाथा है। हिमालय का उठना, दक्कन का लावा उगलना, नदियों का मैदान बनाना, सब जुड़ा हुआ है। और GTS हमें इनका क्रम और कारण समझने की चाबी देता है। हाँ, ये समझना वाकई अपने देश को, अपनी ज़मीन को और गहराई से जानने जैसा है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये तो भारत की आत्मकथा है, जो चट्टानों पर लिखी गई है। बिल्कुल। और ये जानना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारे संसाधन कहाँ से आते हैं, क्यों कुछ इलाके भूकंप के लिए ज़्यादा संवेदनशील हैं, और भविष्य में जलवायु परिवर्तन या टेक्टोनिक हलचल से क्या बदलाव आ सकते हैं। ये हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति ज़्यादा जागरूक बनाता है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे अतीत की भूगर्भीय घटनाओं ने आज के भारत को ये रूप दिया है, क्या आपको लगता है कि आज जो टेक्टोनिक प्लेटें खिसक रही हैं या जो जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, वो आने वाले समय में, भविष्य में भारत के नक्शे और संसाधनों को उतना ही बड़ा, उतना ही नाटकीय रूप से बदल सकती हैं जितना अतीत में हुआ है? सोचने वाली बात है।